Shall I start, sir? How are you all? Welcome to Vidya Shakti Science classes. So, we were learning beyond Earth. We learned about the stars and constellations in our previous session. And we learned that how to see stars and constellations at night, different types of constellation, their patterns, etc. तो उनके पैटर्न्स के बारे में हमने सीखा, स्टार्स के बारे में सीखा, कॉन्स्टलेशंस के नाम के बारे में सीखा। ये सब हम लोग पिछले क्लास में सीख चुके हैं। एंड ऑल अबाउट लाइट पोल्यूशन। तो लाइट पोल्यूशन के बारे में भी हमने पिछले क्लास में बात कर ली थी आपसे। Today, we will learn about the sun, the ultimate source of energy, the solar system, sun, and the planets. Okay. So before getting started, let's have a quick recap on what we learned in our previous session, that how to see stars and constellation at night. तो हमने पिछले क्लास में देखा था कि किस तरह से स्टार्स को और कॉन्स्टलेशंस को हम देख सकते हैं रात के समय पर, उनको किस तरह से पहचान सकते हैं। तो क्या सीखा था हमने? हमने देखा था कि जब नाइट क्लियर होती है, व्हेन द नाइट इज क्लियर एंड विदाउट क्लाउड्स, वी कैन सी मेनी स्टार्स इन द स्काई। हम बहुत सारे स्काई में बहुत सारे तारों को, नक्षत्रों को, स्टार्स को देख सकते हैं। However, if we live in a big city, हम एक बहुत बड़े सिटी में रहते हैं, and where the sky is not clear often, and we might only see few stars. हम बहुत ही कम तारों को या कम नक्षत्रों को या कम constellations को clearly देख पाते हैं। This is because of something called light pollution. तो हमने वहां पर बात की थी आपसे लाइट पोल्यूशन के बारे में, जहां पर स्मोक ज्यादा होता है, डस्ट ज्यादा होता है एयर में। तो वहां पर जो लाइट्स है बहुत ज्यादा, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन होता जा रहा है, लाइट्स की मात्रा बढ़ती जा रही है, इससे लाइट पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। नाउ लाइट पोल्यूशन हैपन्स व्हेन देयर इज टू मच आर्टिफिशियल लाइट एट नाइट। तो आपको बताया था मैंने कि लाइट पोल्यूशन कब होता है बच्चों? जब बहुत ज्यादा लाइट्स जो होती है, आर्टिफिशियल लाइट जो होती है, रात में जलते हैं। In places like villages where there is less light pollution, you can see बहुत कम लाइट पोल्यूशन जहाँ पर है, we can see many more stars there. तो हम वहाँ पर उस जगह पर, जैसे कि विलेजेस है, बहुत ही छोटे टाउन्स वगैरह है, वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं बेटा? जहाँ पर पोल्यूशन जो है बहुत कम है, लाइट पोल्यूशन, हम बहुत सारे नक्षत्रों को, बहुत सारे तारों को देख सकते हैं। नाउ समटाइम्स टॉल बिल्डिंग्स एंड ट्रीज, जो बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं, बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, हमारा अपना हाउस ही क्या कर देता है? समटाइम्स इट ब्लॉक आवर व्यू ऑफ द स्काई। तो क्या करता है, जो नाइट स्काई को देखना भी चाहते हैं, तब भी कुछ ऐसे बड़ी इमारतें या ट्रीज क्या करते हैं बेटा? हमारे व्यू को जो है ब्लॉक कर देते हैं। Now, the best places to see the night sky are open and dark areas with little light. तो ऐसे एरियाज जहाँ पर बहुत कम प्रकाश होता है, वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? तारों को, इनके पैटर्न्स को, यानी कि जो कॉन्स्टलेशंस है, उनको देख सकते हैं। Now, most important thing is that not all stars and constellations can be seen from every place on Earth or at all times of the year. तो ये आपने नोट करना है कि आप अर्थ के किसी भी भाग से या किसी भी समय पर सभी तारों को या सभी कॉन्स्टलेशंस को एक साथ नहीं देख सकते। फॉर इंस्टेंस, द पोल स्टार कैन नॉट बी सीन फ्रॉम द सदर्न पार्ट ऑफ द अर्थ। तो जो हमारा सदर्न पार्ट है अर्थ का, वहां से आपको कभी भी पोल स्टार दिखाई नहीं देता, जो हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ओके। और टू आइडेंटिफाई अ स्टार और अ कॉन्स्टलेशन, अगर आपको एक स्टार या कॉन्स्टलेशन को वॉच करना है, देखना है, उसको ऑब्जर्व करना है, यू नीड टू नो वॉट इट लुक्स लाइक। तो हमने बेटा पिछले क्लासों में पढ़ा है कि एक एक कॉन्स्टलेशन का पैटर्न कैसा है, उनके शेप्स कैसे होते हैं, ये सब हमने सीखा है। तो हमें उनको आइडेंटिफाई करना है, एक स्टार को, एक कॉन्स्टलेशन को, तो बहुत ज़रूरी है कि हमें वो सीखना चाहिए कि वो कैसे दिखते हैं, एंड वर्ड टू फाइंड इट इन द स्काई। और स्काई के कौन से एरिया में आपको देखने पर, कौन से पार्ट में देखने पर वो आपको दिखाई देते हैं।
Now we can use pictures of constellations to help to recognize their patterns. तो बेटा हमें पिक्चर्स मिलते हैं उनके कॉन्स्टलेशंस के, तो उनसे हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, इनके पैटर्न्स को हम लोग सीख सकते हैं रिकग्नाइज करने के लिए इन पैटर्न्स को. एंड देर आर ऑल्सो स्काई मैपिंग एप्स. कुछ ऐसे स्काई मैपिंग एप्स भी है जिनको क्या कर सकते हो आप लोग, यू कैन डाउनलोड ऑन योर फोन, which can tell you when and where to see a star or a constellation from your location. तो हमारा जो लोकेशन है वहां से आप क्या कर सकते हो बेटा, देख सकते हो कॉन्स्टलेशन को या स्टार को, एक पर्टिकुलर स्टार को देखने के लिए आपके लोकेशन से आप उस किस एरिया में कौन से स्काई के पार्ट में देखने से आपको दिखाई देगा. इसके लिए आपने क्या करना है, स्काई मैपिंग एप्स होते हैं उसको आपने डाउनलोड करना है. ठीक है, तो ये सब करने से आपको क्या हो जाएगा बेटा, ये जो स्काई वॉचिंग है ये बहुत ही आसान हो जाएगा आपका. ठीक है बच्चों, चलिए अब जो है आ, हमने लाइट पोल्यूशन के बारे में भी बात कर लिया था पिछले क्लास में. तो लाइट पोल्यूशन क्या है बच्चों, लाइट पोल्यूशन वो है जब बहुत सारे अनवांटेड लाइट जो होते हैं वो हर तरफ दिखते हैं, है ना. तो उसी को हम लाइट पोल्यूशन कहते हैं. अब देखो बच्चों, आपसे बात हो रही थी हमारी कि कुछ एप्स होते हैं जिन्हें हम स्टार्स को, प्लैनेट्स को, कॉन्स्टलेशंस को देख सकते हैं. ठीक है, तो इनको देखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, हमारे मोबाइल फोन की जरूरत पड़ती है, जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, इन सारे एप्स को हम देख सकते हैं. ठीक है, चलिए अब अगला अगर हम बात करें तो लाइट पोल्यूशन में आपने देखा है कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो है चीजों को बहुत ज्यादा लाइट होने से क्या हो जाता है बेटा, इट इज वेरी हार्ड फॉर अस टू एंजॉय एंड स्टडी द ऑब्जेक्ट्स इन द नाइट स्काई. तो रात के समय अगर हम आकाश में देखते हैं तो हमें बहुत मुश्किल होता है लाइट पोल्यूशन के साथ जो तारे हैं उनको देखने में. ओके, चलिए टू कॉम्पैट दिस सम डार्क स्काई रिजर्व्स एंड पार्क्स हैव बीन क्रिएटेड. तो बेटा आजकल जो है बहुत सारे ऐसे स्काई रिजर्व्स या पार्क्स जो है क्रिएट किए गए हैं. And in these places, light pollution is controlled to keep the skies dark for research and stargazing. तो ऐसे एरियाज में जो आपके स्काई रिजर्व्स है या स्काई पार्क्स है, तो ऐसे एरियाज में बहुत ही लाइट को कंट्रोल किया जाता है, लाइट पोल्यूशन को, ताकि आप बहुत ही आसानी से स्काई में जो प्लैनेट्स है, जो स्काई जो स्काई बॉडीज है उनको आप बहुत ही आसानी से उनके रिसर्चेस कर सकते हैं, उन पे स्टार गेजिंग कर सकते हैं. ये सब करने में आपको बहुत ही आसानी होती है. तो यही सब बातें थी हमने जो पिछले क्लास में बात की थी आपसे. ओके, तो हम बात अभी करेंगे सन की, बात करेंगे जो हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है. ठीक है, जो सूर्य है वो हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. हम इसको सोर्स, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों कहते हैं बेटा, क्यों कहा जाता है सूर्य को अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, अब आपको पता है जो सोलर सिस्टम होता है एक बहुत बड़ा फैमिली होता है स्पेस में, है ना. और सेंटर में कौन होता है इसके, एट द सेंटर ऑफ दिस फैमिली इज द सन, which is like a huge ball of fire that gives us light and warmth. और ये जो सूर्य है ये एक बहुत बड़ा, एक बड़ा सा बॉल ऑफ फायर है जो हमें लाइट भी देता है, साथ साथ में गर्मी भी देता है. नाउ द सन इज अ स्टार, है ना. आपको बताया था मैंने पिछली क्लास में कि सन जो है, सूर्य जो है वो एक नक्षत्र है या एक स्टार है. एंड इट इज द क्लोजेस्ट स्टार टू आवर प्लैनेट अर्थ. हमारे भूमि के सबसे करीब का अगर कोई स्टार है तो वो सूर्य है. इट इज अ जाइजेंटिक एक्सट्रीमली हॉट बॉल ऑफ गैसेस. अब सूर्य की अगर हम बात करें तो ये बहुत विशालकाय है, बहुत बड़ा है, एक्सट्रीमली हॉट है और ये कुछ गैसों से बना हुआ है. Okay, now the sun shines so brightly because it gives out a huge amount of energy. तो बेटा आपको मैंने बताया कि ये जो एक बहुत ही ह्यूज है, जाइजेंटिक है, इट्स अ बॉल ऑफ फायर, इट्स मेड अप ऑफ मेनी गैसेस. तो इन सभी के कारण ये बहुत ज्यादा एनर्जी देता है. एंड सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड एनर्जी
or heat and light for our planet Earth. It provides energy necessary for our life, है ना। तो प्लांट्स के बारे में भी हमने बात कर ली थी कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उसमें भी सन का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। सन की सहायता से, सनलाइट की सहायता से प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है, जिसके कारण से वे अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। और प्लांट्स जो है दे आर नॉन एज द प्रोड्यूसर्स ऑन द वर्ल्ड, ठीक है। भूमि पर, अर्थ पे ये जो प्लांट्स है वो प्रोड्यूसर्स माने जाते हैं। नाउ ऑल्दो द सन इज अबाउट 100 टाइम्स वाइडर देन अर्थ, जो भूमि है, हमारी भूमि से सूर्य जो है वो 100 टाइम्स बड़ा है। इट अपियर स्मॉल, लेकिन हमें देखने में वो कैसा लगता है, छोटा दिखता है। दिस इज बिकॉज इट इज वेरी फार अवे फ्रॉम अस। तो हमसे जो दूर की वस्तुएं होती है वो हमें कैसे दिखाई देते हैं बेटा, छोटी दिखाई देती है ना। तो इसी कारण से सूर्य, although it is about 100 times wider than Earth, it appears smaller in the sky because we are very far away from the sun, right? Now, despite of the size, the sun looks bigger than other stars because it is much closer to us. अब आप बोलेंगे बेटा कि मैम जो बाकी जो स्टार्स है वो तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते, लेकिन स्टार जो है, जो सन है वो भी एक स्टार है, लेकिन वो तो हमें काफी बड़ा सा ही दिखता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जो सूर्य है, सूर्य से भी बड़े स्टार्स हैं बेटा, लेकिन वो हमसे बहुत दूर है, और बहुत दूरी में होने के कारण वे हमें बहुत ही छोटे दिखते हैं। लेकिन सूर्य हमारे ऑलमोस्ट करीब का जो जो हमारा प्लैनेट है वो सूर्य के करीब ही है, इसी कारण से हमें वो थोड़ा सा और बड़ा दिखाई देता है। Now, other stars are farther away, which is why they look like tiny points of light in the sky, even though some of them are much larger than the sun. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, सूर्य से भी बहुत बड़े बड़े तारे हैं, लेकिन वो हमसे बहुत दूरी पर है, इसी कारण वे हमें बिल्कुल स्पॉट की तरह वो दिखते हैं, बहुत टाइनी दिखते हैं। Now, during the day, the sun's brightness makes it difficult to see these other stars. देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम बोलेंगे कि रात को ही तारे दिखते हैं, ऐसा नहीं है। रात में ही हम तारों को देख सकते हैं, ये बात अलग है, क्योंकि सूर्य का जो ब्राइटनेस होता है, उसका जो प्रकाश होता है, उस कारण से हम दूसरे स्टार्स को डे टाइम में नहीं देख पाते। Now, besides the sun and earth, there are many other objects in the sky along with the earth form the solar system. अब बेटा, सूर्य के साथ साथ, तारों के साथ साथ कुछ और स्काईली बॉडीज भी है, जिन्हें हम अर्थ के साथ, सन के साथ मिलकर हम उसको कहते हैं सोलर सिस्टम। क्या कहते हैं बेटा उसको? हम सोलर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। Now, most of these objects move around the sun in a path called revolution. ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट्स है, ये जो प्लैनेट्स है, ये सन के चारों तरफ घूमते हैं, एक पाथ में घूमते हैं, और इसी को हम कहते हैं रेवोल्यूशन। क्या कहते हैं बेटा उसको? हम रेवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। नाउ देर आर सम फैक्ट्स अबाउट सन। कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं हम लोग, थोड़ी सी अधिक जानकारी के लिए, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हम सन के बारे में कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, नाउ द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स। आप सोच सकते हैं, जो भूमि है, भूमि से सन तक की जो दूरी होती है वो कितनी होती है बच्चों? 150 मिलियन किलोमीटर्स। आप सोच सकते हैं कितना दूरी पर है जो हमारा सन है, ठीक है। नाउ, to help understand this vast distance, scientists use a special unit called the astronomical unit. अब बेटा, इस डिस्टेंस को देखो, इतना बड़ा वास्ट डिस्टेंस है, तो हम इसको कैसे बोलते हैं? इतने जो है मिलियन किलोमीटर्स वगैरह बोलने से अच्छा, जो साइंटिस्ट है उन्होंने एक स्पेशल यूनिट इसके बारे में निकाला है। उस स्पेशल यूनिट को हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दैट इज AU, ठीक है, विच इज रफली द सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। Now, sun is not just a giant ball of hot gas,
It is also the brightest object in our sky and the main source of light and heat of for our planet. तो ये सिर्फ हम हॉट गैसेस का एक बॉल करके नहीं बोलते हैं हम उसको, सन को, है ना। इसको क्या बोला जाता है बेटा, ये एक ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है सन जो है, जो हमारे स्काई में है, और हमारे लिए हीट और लाइट, हमारे अर्थ में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, हम सब के लिए ये हीट और लाइट एनर्जी प्रोवाइड करता है. दैट इज व्हाई द सन इज नोन एज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. Now, because of this, ancient people in many cultures, including India, worship the sun as a god. तो आपको पता है बेटा कि जो सूर्य होता है, सूर्य को भारत में ही नहीं, इंडिया में ही नहीं, बल्कि एंशियंट जो पुराने जमाने से ही अलग अलग कल्चर्स के लोगों ने सूर्य को वर्शिप किया है, यानी कि सूर्य की पूजा की है, सूर्य को भगवान मानते हैं, सन एज अ गॉड, है ना, उसको उनकी वर्शिप करते हैं. अब इन इंडिया द सन इज कॉल्ड सूर्या. इंडिया में, भारत में हम सूर्य को क्या कहते हैं, इंडिया में क्या कहते हैं सन को बेटा, सूर्य कहते हैं. ठीक है, ओके. Now, the sun's heat is very important for keeping the earth at a comfortable temperature, which is necessary for life. अब बेटा सूर्य की गर्मी अगर हमारे अर्थ में नहीं पड़ती तो हमारा प्लैनेट भी जो है एक बहुत ही ठंडा प्लैनेट होता है ना. यहाँ का टेम्परेचर जो है वो बहुत नीचे चला जाता, और हमारी जो लाइफ है अर्थ में वो कभी भी पॉसिबल नहीं होता अगर सूर्य की गर्मी यहाँ पर नहीं होती. ओके, तो सन्स हीट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कीपिंग द अर्थ एट अ कंफर्टेबल टेम्परेचर विच इज नेसेसरी फॉर लाइफ. नाउ द सनलाइट इज ऑल्सो क्रूशियल फॉर प्लांट्स टू ग्रो. वो हम जानते हैं, हम बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि जो प्लांट्स है उनको ग्रो करना है तो उनको सनलाइट चाहिए ही चाहिए. Plants are the foundation of food chain, providing food and oxygen for animals and humans. अब बेटा प्लांट्स नहीं होंगे तो यहाँ पर और जो बाकी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, एनिमल्स होंगे, ह्यूमंस होंगे, नहीं हो सकते. क्यों नहीं हो सकते? बिकॉज प्लांट्स आर द फाउंडेशन ऑफ फूड चेन. फूड चेन कैसे शुरू होता है? प्रोड्यूसर्स से शुरू होता है. प्रोड्यूसर्स यानी कि प्लांट्स, है ना. तो प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बनाते हैं. अब जो एनिमल्स होते हैं, जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, वो प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं. अब हर्बीवोरस एनिमल्स के ऊपर कार्निवोरस एनिमल्स डिपेंडेंट होते हैं. तो इस तरह से जो फूड चेन बनता है उसमें सबसे आगे कौन आता है बेटा? प्लांट्स आते हैं. और इन प्लांट्स को जीवित रहने के लिए, उनको सर्वाइव करने के लिए, उनको अपना फूड बनाने के लिए सनलाइट का होना बहुत बहुत जरूरी होता है. Additionally, the sun plays a key role in creating climate, seasons, weather, the water cycle and winds. तो देखो बेटा, इतने जितने भी जो हमारे भूमि में जितने भी प्रोसेस चलते हैं, जैसे कि क्लाइमेटिक कंडीशंस है हमारे भूमि के, सीजन्स जो आते हैं, समर, विंटर वगैरह जो आते हैं, स्प्रिंग वगैरह जो आते हैं, जो वेदर्स होता है, जो वेदर में जो चेंजेस आते हैं, वाटर साइकिल जो बनता है ना, वाटर साइकिल सब हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है. इन सभी में, विंड के फॉर्मेशन में, इन सभी को क्रिएट करने में सन का एक बहुत बड़ा योगदान है, एक की रोल प्ले करता है. ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स आर वाइटल फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ. और आपको पता है यहाँ का जो क्लाइमेट है, जो सीजन्स है, जो वेदर है, वाटर साइकिल है, विंड है, ये सभी क्या बनाते हैं बेटा? अर्थ को एक लाइव प्लैनेट बनाते हैं. अर्थ को एक ऐसा प्लैनेट बनाते हैं जिसमें कि जीवित जो जीव है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो रह सकते हैं. ओके, तो इतना था हमारे सन के बारे में जो आपको जानकारी प्राप्त हुई. ओके बच्चों, अब हम बात करेंगे प्लैनेट्स की. किसकी बात करेंगे हम? सोलर सिस्टम की बात करेंगे और सन और प्लैनेट्स की बात करेंगे. तो सन के बारे में तो आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया है. अब हम बाकी जो प्लैनेट्स हैं उनके बारे में भी जरा सीख लेते हैं कि क्या है, कौन से प्लैनेट्स हैं, कितने प्लैनेट्स होते हैं, ये सभी हम सीखेंगे. तो बेटा प्लैनेट्स क्या है, सबसे पहले तो ये सीख लेते हैं हम लोग कि प्लैनेट्स क्या है. नाउ अ प्लैनेट इज अ लार्ज राउंड ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ. ठीक है, तो
तो एक प्लैनेट क्या है? एक बहुत बड़ा, एक राउंड ऑब्जेक्ट है, गोल गोल ऑब्जेक्ट है, जो सूर्य की परिक्रमण करता है, यानी कि सूर्य के चारों ओर रिवॉल्व करता है। आर अर्थ इज वन ऑफ दीज प्लैनेट्स। तो इन प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट जो है वो हमारा अर्थ भी है ना? तो सन जो है वो एक स्टार है। अर्थ क्या है बच्चों? अर्थ एक प्लैनेट है। अब इसी तरह से अर्थ के तरह ही और भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जो सन के ओर रिवॉल्व करते हैं। Now, it takes about a year for Earth to go all the way around the sun. आप सोचिए, भूमि को, हमारे अर्थ को सूर्य की एक परिक्रमा करने पर, यानी कि एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना समय लगता है बच्चों? कितना समय लगता है? 1 ईयर का टाइम लगता है, यानी कि 12 मंथ्स का टाइम लगता है। अब एक वर्ष में कितने दिन होते हैं आप बताइए? आप बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, ठीक है? तो उतना टाइम लगता है अर्थ को पूरे सन का एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। एंड देयर आर अदर प्लैनेट्स दैट डू द सेम थिंग। अब जो अलग अलग प्लैनेट्स है वो भी क्या करते हैं बेटा? ये सेम कार्य को करने में उनका अपना अपना टाइम होता है, ठीक है? तो प्लैनेट्स क्या है बच्चों? अ प्लैनेट इज अ लार्ज राउंड ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ। एग्जाम्पल हमारा अर्थ ही ले लीजिए आप। अब देखो बेटा, प्लैनेट्स की जब हम बात करते हैं तो देर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है, जो हमारा सौर मंडल है, उसमें कितने प्लैनेट्स है बच्चों? उसमें जो है 8 प्लैनेट्स हैं। वे कौन कौन से प्लैनेट्स है जरा लिस्ट करें हम लोग। तो देखो, सन से, सूर्य से उनके डिस्टेंस के आधार पर हम प्लैनेट्स को कैसे बोलते हैं? सन के पास वाला है मर्कुरी, ठीक है? कौन सा है? मर्कुरी। उसके बाद आता है वीनस, ओके? देन आता है अर्थ। तो हम बोल सकते हैं हमारा जो अर्थ है, हमारा जो प्लैनेट अर्थ है, वो सूर्य से तीसरे नंबर का प्लैनेट है ना? 3rd नंबर का प्लैनेट है अर्थ। उसके बाद कौन सा आता है बेटा? मार्स आता है, देन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। तो आपने देखा, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले 8 प्लैनेट्स हैं। और ये 8 प्लैनेट्स कौन कौन से हैं? मर्कुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। ओके, चलिए। अब 4 प्लैनेट्स क्लोजेस्ट टू द सन। 4 ऐसे प्लैनेट्स जो सूर्य के पास वाले हैं, वे कौन कौन से हैं बच्चों? बताइए आप लोग। जी हाँ, वो कौन कौन से हैं जो सूर्य के पास वाले प्लैनेट्स हैं, जिनको हम इनर प्लैनेट्स भी कहते हैं? वो है मर्कुरी, वीनस, है ना, अर्थ, मार्स। तो ये 4 प्लैनेट्स जो है, इन्हें हम क्या कहते हैं? दीज आर नॉन एज द इनर प्लैनेट्स। दे आर क्लोजेस्ट टू द सन। तो सन के पास वाले ये 4 प्लैनेट्स है, मर्कुरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ठीक है? नाउ these are smaller and have solid surfaces covered with rocks। अब ये उतने बड़े नहीं है, थोड़े से छोटे प्लैनेट्स ही है। इनमें जो है इनके जो सर्फेसेस होते हैं वो रॉक से कवर किया जाता है या कवर्ड है। ओके, नाउ वीनस इज ऑफन सीन शाइनिंग ब्राइटली इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, ठीक है? अब सूर्य के पास वाला जो प्लैनेट है, जो वीनस है, वो कैसा है बेटा? बहुत ही शाइन करता है मॉर्निंग के टाइम पर और इवनिंग के टाइम पर। Which is why, that's why people sometimes call it the morning star or evening star, even though it is not a star। तो बच्चों, जो वीनस है वो एक प्लैनेट है, वो एक स्टार नहीं है, ठीक है? लेकिन वो इतना ज्यादा शाइन करता है क्योंकि सूर्य के पास होने के कारण वो क्या करता है? उसकी प्रकाश बहुत ज्यादा है ना? वो सूर्य से प्रकाश लेता है और वो बहुत ज्यादा चमकता है। दैट्स वाई वी कॉल इट एज
मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, इवन दो इट इज नॉट अ स्टार। वो स्टार नहीं है, वो एक प्लैनेट है, तब भी हम उसको मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार कहते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा शाइन करता है। अब मार्स की बात करें तो मार्स इज नोन एज द रेड प्लैनेट। अब मार्स का अगर आप रंग देखो तो ये हल्का लाल रंग का दिखता है। इसको रेड प्लैनेट कहा जाता है बिकॉज इट्स सॉइल इज रेडिश इन कलर। तो यहां जाती है, जो मिट्टी पाई जाती है उसका कलर कैसा है, उसका कलर रेडिश है। ओके, नेक्स्ट। अब ये आ गया हमारा अर्थ, हमारा प्यारा प्यारा सुंदर सा अर्थ। अर्थ क्या है बेटा? अर्थ जो है वो तीसरा प्लैनेट है सूर्य के पास वाला, है ना। एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा भी था कि जो है अर्थ का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये पानी से घिरा हुआ है। इट्स कवर्ड विथ वाटर विच मेक्स इट लुक ब्लू फ्रॉम द स्पेस। तो बेटा जब स्पेस से इसको देखा जाता है तो ये नीले रंग में, सुंदर सा नीले रंग में दिखाई देता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस अर्थ इज ऑल्सो नोन एज द ब्लू प्लैनेट। तो इसी कारण से अर्थ को क्या कहा जाता है? अर्थ को ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। ओके, सो द अर्थ विच इज द थर्ड planet, nearest planet to the sun, a large part of earth's surface is covered with water which makes it look blue from the space. That's why it is known as the blue planet. Now द फोर प्लैनेट्स farthest फ्रॉम द सन। तो हमने देखा कि चार प्लैनेट्स जो भूमि के, सॉरी, जो सन के पास वाले थे वे कौन से थे बेटा? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स एंड जुपिटर, है ना। तो मर्कुरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, ये चार प्लैनेट्स को हम लोग इनर प्लैनेट्स कहते हैं क्योंकि ये सूर्य के पास वाले प्लैनेट्स हैं। लेकिन चार ऐसे प्लैनेट्स हैं जैसे जुपिटर, यहां पे आप देख सकते हो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। ये चार प्लैनेट्स जो है ये सूर्य से कुछ दूरी पर है। Okay, are much larger than earth and mostly made of gas। अब भूमि से ये बहुत बड़े हैं, बहुत बहुत बड़े हैं, ठीक है। और ये किससे बने हुए हैं? गैस से बने हुए हैं। एंड दीज जाइंट गैस प्लैनेट्स, बेटा इनको हम जाइंट प्लैनेट्स भी कहते हैं, जाइंट गैस प्लैनेट्स भी कहते हैं। एंड दीज जाइंट गैस प्लैनेट्स हैव बिग फ्लैट रिंग्स अराउंड देम मेड ऑफ डस्ट एंड रॉक्स। ठीक है, कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखो यूरेनस के, सैटर्न के, यहाँ पर सब जो है क्या है बेटा, इनके कुछ रिंग्स बने हुए हैं। अगर आप देखोगे इसको ध्यान से तो ये रिंग्स क्यों हैं बेटा? ये किससे बने हुए हैं? डस्ट से और रॉक से बने हुए हैं। एंड दीज आर नॉन एज द जाइंट प्लैनेट्स। ठीक है, और ये क्या है बेटा? अर्थ से, आई एम सॉरी, सन से कुछ दूरी पर है। लेकिन जो नियरेस्ट प्लैनेट्स है, जो चार प्लैनेट्स है, वे कौन कौन से हैं? मर्कुरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। ये इनको हम इनर प्लैनेट्स भी कहते हैं। ओके, नाउ प्लैनेट्स गेट मोस्ट ऑफ देयर एनर्जी फ्रॉम द सन। सूर्य से ही वो लोग अपना एनर्जी प्राप्त करते हैं। जनरली द फारदेस्ट अ प्लैनेट इज फ्रॉम द सन द कोल्डर इट इज। जितनी दूरी पर एक प्लैनेट होगा उतना उसका टेम्परेचर कैसा रहेगा? ठंडा रहेगा, है ना। However, a planet's atmosphere can trap heat and make it warmer. For example, Venus is hotter than Mercury even though it is farther from the sun. देखो बेटा, अब कुछ ऐसे प्लैनेट्स है जिनका एटमॉस्फेयर जो होता है वो सूर्य के किरणों को या सूर्य के लाइट को ट्रैप करके वो अपने एटमॉस्फेयर को वार्म बनाता है। ठीक है, हीट को ट्रैप कर लेता है। अब जैसे देखो, मर्कुरी जो है, जो सूर्य के बिल्कुल पास है, उससे अगला प्लैनेट है वीनस, है ना। लेकिन वीनस जो है मर्कुरी से ज्यादा हॉट है।
क्यों हॉट है? क्योंकि उसके एटमॉस्फेयर में, उसके गैसेस में इतनी क्षमता है कि वो हीट को मर्कुरी से ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो इसीलिए मर्कुरी से भी ज्यादा टेम्परेचर किसका है बेटा? वीनस का है। ओके, तो आई होप आज का जो क्लास है वो काफी इंटरेस्टिंग रहा है आपके लिए। हमने प्लैनेट्स के बारे में हम लोग सीख रहे हैं, आगे भी सीखेंगे हम लोग बाकी प्लैनेट्स के बारे में, और हमारे प्लूटो के बारे में, वो कौन सा प्लैनेट, वो प्लैनेट है भी या नहीं है, वो सब अगली क्लास में हम बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सर।